नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 1931 90 साल हो गए हैं उस दिन से जिस दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शहीद हुए थे। आज के दिन हम में से हर कोई भगत सिंह के बारे में जानता है, लेकिन मेरा मानना है यह वाण अब विश्वार दिन से प्रिदम फाइटर हैं। देश के बहुत से लोग प्रोफाइल पिक्चर पर भगत सिंह की फोटो लगाकर घूमते हैं, लेकिन शायद ही उनमें से किसी ने कोशिश करी है गहराई में जाकर उनके विचारों को, उनकी विचारधारा को और आइडियाज को समझने की। आज के वीडियो में मैं इसी की चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। आइए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं भगत सिंह को। जब भगत सिंह का नाम सुनते हैं, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में हथियार और वायलेंस जैसे शब्द आते होंगे, लेकिन आप जानते हैं भगत सिंह को अपने जमाने का फिर्स्ट इंटेलेक्चुअल कहा जाता था। उनके दोस्त कहते थे कि जब भगत सिंह उन्हें दिखते थे, कोई ना कोई किताब हाथ में लिए होते थे वो। उन्होंने विस्तार में पढ़ाई करी थी, ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन लिटरेचर की। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार उन्होंने 250 से ज्यादा किताबें पढ़ी थीं अरेस्ट होने से पहले, और जो 2 साल वो जेल में रहे थे उन्होंने तकरीबन 300 से ज्यादा किताबें पढ़ी थीं। और न सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए, बल्कि भगत सिंह को अपने लेख के लिए भी जाना जाता था, अपनी राइटिंग के लिए। उनके आर्टिकल्स छपते थे कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसी मैगजीन्स में। उस जमाने की मैगजीन्स हुआ करती थी। बात मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह एक इंटेलेक्चुअल थे हाईएस्ट ऑर्डर के। लेकिन आज के दिन अगर किसी को आप कहोगे कि जरा भगत सिंह की तरह एक्टिंग करके दिखाना, तो वो अपनी मूंछों के साथ खेलेंगे और गोली निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगत सिंह ने यह कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। लेकिन आज के दिन लोग आइडियाज की, विचारों की बात ही कहां करते हैं। लोग तो बड़े खुश हैं एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी को ट्रिगर हैप्पी रेबल की तरह दिखाने में। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं इनके 3 बड़े विचारों को आपके सामने रखना चाहूंगा: सोशलिज्म, एथिज्म और इंटरनेशनलिज्म। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिज्म की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, जो लड़े दीम के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे, कभू न छोड़े खेत। यानी बहादुर वह है जो दीम दुखियों के बहले के लिए लड़ता है, पर भले ही उसका पुर्जा पुर्जा अलग हो जाए, वह है मैदान छोड़कर नहीं भागता। हमारे ज्यादातर फ्रीडम फाइटर के लिए देश को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाना नंबर 1 प्रायोरिटी थी, और जो सोशल जस्टिस का सवाल था उसकी चर्चा बाद में भी करी जा सकती थी। लेकिन भगत सिंह का कहना था, एक किसान के लिए और एक मजदूर के लिए फर्क नहीं पड़ता टॉप पर कौन बैठा है, सरकार में कौन बैठा है, चाहे वो एक ब्रिटिशर हो चाहे वो भारतीय हो। एक्सप्लॉयटेशन होती है, फर्क नहीं पड़ता एक्सप्लॉइट करने वाला कौन है, चाहे हेड ऑन ऑफ स्टेट लॉर्ड रीडिंग हो या सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हो। किसानों और मजदूरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर एक्सप्लॉयटेशन चलती रहेगी तो। अपने फरवरी 1931 के मैसेज में भगत सिंह कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एक इंडिस्पेंसिबल प्रीकंडीशन है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। उनकी रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने सोशलिस्ट शब्द इसमें बाद में ऐड कर दिया था, इससे कि ये बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह का स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन अपनी विचारधारा में इनके स्लोगन्स में भी दिखता है। जब असेंबली में बम गिराए गए थे तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 3 स्लोगन्स उठाए थे: इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑन ऑफ दी वर्ल्ड यूनाइट और डाउन विद इंपीरियलिज्म। सिमिलरली ट्रायल के दौरान इन्होंने नारे उठाए थे, लॉन्ग लाइफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन और डाउन विद इंपीरियलिज्म। आई एम निजहे परोवेती गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम एक बड़ा फेमस श्लोक है महाउपनिषद और ऋग्वेद में, शायद आपने सुना हो। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। इंटरनेशनलिज्म एक और ऐसी विचारधारा थी दोस्तों, जिसमें भगत सिंह बहुत स्ट्रॉन्गली मानते थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था विश्व प्रेम, पब्लिश किया गया था कलकत्ता की मैगजीन मतवाला में 1924 में। इस आर्टिकल में ये उस पोएट को बहुत प्रेज करते हैं जिसने वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया पहले इन्विजन किया था। आज के दिन जो लोग अपने आप को बहुत नेशनलिस्ट कहते हैं, वो एक्चुअली में जिंगोइज्म के लेवल तक गिर चुके हैं। जिंगोइज्म एक ऐसा शब्द है जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को डिपिक्ट करता है। मतलब अपने देश के बारे में भला सोचना तो छोड़ो, आप दूसरे देश को नीचा दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, दूसरे देशों को गालियां देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आज के दिन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, उससे भी ज्यादा गहरी दुश्मनी हुआ करती थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और अमेरिका और जापान के बीच में भगत सिंह के जमाने में। भगत सिंह ने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसा दिन जब फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से जंग नहीं लड़ेंगे बल्कि ट्रेड करेंगे। वो दिन कहलाया जाएगा जेनिथ ऑन ऑफ प्रोग्रेस। एक ऐसा दिन जब अमेरिका और जापान दोनों देश एग्जिस्ट करेंगे
लेकिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। एक ऐसा दिन जिस दिन ब्रिटिश भी रहेंगे और इंडियंस भी रहेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर राज नहीं करेगा। 1928 में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था कीर्ति मैगजीन में, जिसका टाइटल था नए नेताओं के अलग अलग विचार, जिसमें वो दो लीडर्स की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो कि दो नए लीडर्स थे, इमर्ज कर रहे थे इंडिया में उस वक्त। इन दोनों ने जो स्पीचेस दी थी बॉम्बे में, उस पर भगत सिंह अपने कमेंट्स देते हैं। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को एक इमोशनल बंगाली करके पुकारते हैं और कहते हैं ये एक ऐसे इंसान हैं जो रोमांटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की ब्यूटी को, कि इंडिया कितना महान हुआ करता था पुराने जमाने में। भगत सिंह इसे सेंटिमेंटालिटी करके डिसमिस कर देते हैं और नेहरू के रैशनल व्यूज से उसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं। भगत सिंह नेहरू की इस राय से सहमत थे कि अगर हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हमें कुछ सही नहीं लगता है तो हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो वेदाज और कुरान में भी क्यों ना लिखा गया हो। 1927 में लिखे गए आर्टिकल रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन में भगत सिंह बात करते हैं इगैलिटेरियनिज्म की। इसी से ही हम आते हैं दोस्तों भगत सिंह की एक और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी पर, जो कि है सेक्युलरिज्म और एथिज्म, जहां एक तरफ महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म के इंडियन वर्जन को प्रमोट करते थे, यानी ऐसा सेक्युलरिज्म जहां पर सरकार धर्म को प्रमोट करेगी लेकिन धर्म निरपेक्षता दिखाएगी, सारे रिलीजन के बीच में इम्पार्शल रहेगी। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह फ्रेंच वर्जन ओन ऑफ सेक्युलरिज्म में मानते थे, यानी सरकार और धर्म के बीच में दूरी बनाए रखनी चाहिए हमेशा। यही एक्चुअली सेक्युलरिज्म की ओरिजिनल डेफिनेशन है कि सरकार को किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन एक इंसान का पर्सनल अफेयर है। और इसी चीज पर फोकस किया था दोस्तों भगत सिंह और भगवती चरण बोरा ने जब उन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था नौजवान भारत सभा का। और फिर भी या भारत में लोग पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर्फ होड़ रहे हैं। कीर्ति मैगजीन के जून 1927 के इशू में जो आर्टिकल लिखा था भगत सिंह ने रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन, उसमें भी इसके इंपॉर्टेंस की बात करी गई थी। लोगों को आपस में लड़ने से रोकना है तो उन्हें अमीर गरीब का एहसास दिलाना होगा। गरीब मजदूरों और किसानों को यह समझाना होगा कि उनके असली दुश्मन पूंजीवादी हैं। यही रीजन है दोस्तों कि जब हमारे एक और फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ ले रहे थे, तो भगत सिंह ने एक पंफलेट पब्लिश किया था जिस पर एक तरफ पोयम लिखी गई थी द लॉस्ट लीडर और दूसरी तरफ लाला लाजपत राय जी की फोटो प्रिंट करी गई थी। भगत सिंह के जो पर्सनल व्यूज थे रिलीजन को लेकर, उन्हें इन्होंने बड़े फेमस आर्टिकल भाई आई एम एन एथिस्ट में डिटेल में समझाया था। इनका कहना था कि अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो इतना इनजस्टिस क्यों है, इतना दर्द, इतनी सफरिंग क्यों है दुनिया में। इन्होंने चेतावनी दी किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को कि इसे गॉड का प्लेजर मत को। वे कहते हैं कि ये कैसा जस्टिस है जहां पर लोगों को सजा दी जाती है उनके पुराने जन्मों के पापों को लेकर। यहाँ पर भगत सिंह बात करते हैं थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ये आर्गू करते हैं कि रिवेंज एज अ जस्टिस बड़ा ही आउटडेटेड आइडिया है, कि किसी को जस्टिस दिलवाने के लिए रिवेंज ली जाए, ये पुराने जमाने की सोच है। दूसरी तरफ जो थ्योरी ऑन ऑफ पनिशमेंट है, किसी को पनिश किया जाए उनके गलत कामों के लिए, ये भी एक ऐसी सोच है जिसे अब दुनिया से हटाया जा रहा है धीरे धीरे। एक तीसरी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है जो आज के दिन दुनिया में धीरे धीरे एक्सेप्ट करी जा रही है, जो कि एक नेसेसरी चीज है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि अगर किसी ने यहाँ पर कुछ गलत किया है तो उसे रिफॉर्म किया जाए, उसे कन्वर्ट किया जाए एक पीस लविंग सिटीजन में। भगत सिंह पूछते हैं कि अगर भगवान किसी को अगले जन्म में गाय, बिल्ली, कुत्ते, भैंस में कन्वर्ट कर देंगे तो कैसे अपने आप को रिफॉर्म कर पाएगा? या फिर अगले जन्म में उसे गरीब परिवार में पैदा करें तो कैसे वो अपना ऑपरेशन होने से रोक पाएगा? गरीब परिवार में पैदा होने की वजह से उसका दिल और क्रूर बनता जाएगा, और अगर वो फिर कोई क्राइम कमिट करता है तो क्या ये भगवान की गलती नहीं है? यहाँ पर आज के दिन दोस्तों बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के पीछे भगत सिंह की फोटो लगाकर घूमते हैं और लिखते हैं लगता है फिर से आना पड़ेगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, भगत सिंह एक एथिस्ट थे। वो ना तो किसी रीबर्थ, पुनर्जन्म या स्वर्ग, नर्क, हेवन, हेल में विश्वास रखते थे। जब वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे थे तो वो जानते थे कि ये दी एंड है, इसके आगे कुछ नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन एट द सेम टाइम भगत सिंह कहते थे कि एक इंसान को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को। Bhagat Singh's atheism was not just a rejection of religious dogma, but a deeply held conviction that shaped his revolutionary ethos.
He believed that reliance on divine intervention detracted from the urgency of human action. His essay, Why I Am an Atheist, remains a powerful testament to his rationalist thought. Singh's atheism was intertwined with his vision for a society free from exploitation and oppression. Bhagat Singh's vision extended far beyond the borders of India. He was a staunch internationalist, drawing inspiration from global revolutionary movements. Singh believed that the struggle against imperialism was a shared battle, uniting oppressed peoples across the world. His admiration for figures like Lenin and his engagement with Marxist ideas underscored his commitment to a global perspective. Bhagat Singh's internationalism was a testament to his belief in solidarity and collective action on a worldwide scale. Bhagat Singh was never one to shy away from critiquing the leaders of his time. He believed that true leadership meant serving the people, not seeking personal gain or power. Singh was particularly critical of those who, in his view, compromised the larger freedom struggle for their own interests. He argued that the revolution needed leaders who were selfless, dedicated, and willing to sacrifice everything for the cause of independence. Bhagat Singh was a staunch advocate for secularism. He envisioned an India where people of all religions could coexist peacefully and harmoniously. Singh was deeply concerned about the communal tensions that were rising during his time. He believed that religion should be a personal matter and should not interfere with the political and social fabric of the nation. His dream was of a country where unity and brotherhood transcended religious boundaries. One of Bhagat Singh's most famous writings is his essay titled Why I Am an Atheist. In this powerful piece, he explained his journey towards atheism and his rejection of religious dogma. Singh felt that blind faith often hindered rational thinking and progress. He argued that true freedom and enlightenment could only be achieved through reason and scientific temper. His atheism was not just a personal belief, but a statement against the exploitation and oppression justified in the name of religion. Bhagat Singh's legacy is a testament to his unwavering commitment to justice, equality, and freedom. His thoughts and actions continue to inspire generations. Singh's vision for India was not just about political independence, but also social and economic justice. He dreamed of a nation where every individual could live with dignity and without fear.